नमस्कार। अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता का फाइनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले गाय और गौशाला के मुद्दे के बाद अब गोबर और गोपालकों को लेकर भी सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जारी अपने वचन पत्र में इस बात का दावा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार वापस आती है तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना की तर्ज पर प्रदेश में पशुपालकों के लिए योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत पशुपालकों से सरकार गोबर खरीदेगी। कांग्रेस इसके जरिए उपचुनाव से पहले छोटे और सीमांत किसानों को साधने की कवायद में है। तो वहीं कांग्रेस के इस वचन पत्र को बीजेपी कपट पत्र करार देती हुई नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए किसान केंद्रित संकल्प पत्र लाने की तैयारी में है। मतलब साफ है कि उपचुनाव में दोनों दलों का फोकस किसानों पर है। आज सत्ता का फाइनल में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एमपी में बाय इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी बिसात पर अन्नदाता को अपनी तरफ करने के लिए सियासी पारा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां किसानों की आय दोगुनी करने और किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है, तो वहीं कांग्रेस अब 2018 विधानसभा चुनाव की तर्ज पर वचन पत्र के जरिए किसानों को अपने तरफ करने के प्रयास में है। कांग्रेस ने इसके लिए खास प्लान के तहत वचन पत्र में कर्ज माफी के अलावा कुछ खास वचन दिए हैं। बाय इलेक्शन के पहले अन्नदाता को साधने की कवायद, अलग अलग प्लानों के जरिए किसानों को अपनी तरफ करने में जुटे बीजेपी कांग्रेस, तमाम योजनाओं से अन्नदाता को राहत देने की कोशिश में सरकार। कांग्रेस की नजर छोटे और सीमांत किसानों पर। उपचुनाव की 28 में से करीब 21 सीटों पर छोटे किसानों की आबादी ज्यादा, ऐसे किसानों पर कांग्रेस की नजर। छत्तीसगढ़ की गोधन योजना की तर्ज पर कांग्रेस ने प्रदेश में योजना लागू करने का दिया वचन। छोटे किसानों को राहत देने के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र में इस बिंदु को किया शामिल। दरअसल एमपी कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव में गौशाला बनाने का ऐलान किया था और 1000 गौशाला भी बनाए गए थे। अब अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को आर्थिक मदद देने का काम किया जाएगा। पशुपालकों से गोबर खरीद कर खाद बनाई जाएगी और पशुपालकों को सीधे फायदा पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस ने अपने उपचुनाव वाले वचन पत्र में इस बिंदु को शामिल किया है, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में 75 लाख के आसपास छोटे और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर गोधन योजना प्रदेश में भी शुरू की जाएगी। ये वचन अपने उपचुनाव के वचन पत्र में दिए हैं। प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही हम छोटे किसानों को बड़ी राहत देने का काम करेंगे। अलग पारंपरिक तरीकों के अलावा भी कहीं ना कहीं आर्थिक सोच डेवलप करना कांग्रेस की सोच है। इसी मायने में हम लोगों ने पशु गोधन योजना की शुरुआत हम करेंगे सरकार में आते हैं, ताकि कहीं ना कहीं उस गोबर के उससे जो बेचने से उसको आमदनी हो और कहीं ना कहीं किसान जो सीमांत किसान है, जो मजदूर की तरह किसान है, जो कहीं ना कहीं जंगलों में गायों को चराता है, कहीं ना कहीं उसको भी फायदा हो। और उस गोधन के माध्यम से जो हमने पिछली बार भी करा था कि दूध के भाव बढ़ाए थे, फेट के भाव बढ़ाए थे, कहीं ना कहीं 7 रुपए 20 पैसे फेट हम दूध का लेके गए थे, जिसके कारण किसानों को 1-1 लीटर पे 10 से 12 रुपए का फायदा हो रहा था। आज इनकी सरकार आते ही उसे 5 रुपए 40 पैसे कर दिया गया। हम इसके ऊपर भी काम करेंगे ताकि किसानों की आमदनी इससे हो और गाय की सेवा हो, और जो आवारा हमारे पशुओं को छोड़ देते हैं उनके लिए एक तो गौशाला में भी हमने काम करा है, साथ में जो चरवाहे रहेंगे उनको भी गोबर के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको भी आर्थिक तरक्की होगी। तो एक बड़े तरीके से कहीं ना कहीं हर वर्ग को हम कैसे फायदा पहुंचा पाए, इसके लिए कांग्रेस सरकार काम। वहीं कांग्रेस के गोधन न्याय योजना लागू करने के दावों को बीजेपी ने हवाई बताया है। मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि किसानों और पशुपालकों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। किसान क्रेडिट योजना से भी किसानों को जोड़ा गया है और कांग्रेस के दावों से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और कांग्रेस अब सत्ता में नहीं आएगी। ये कांग्रेस का वचन पत्र नहीं बल्कि कपट पत्र करार दिया गया है। वोट लेने के लिए बनते हैं और वोट लेने के बाद कह देते खजाना खाली है।
हमें कुछ था ही नहीं, हमको छोड़ा ही नहीं। छोटे और सीमांत की बात नहीं है, मध्य प्रदेश का बड़ा और छोटा सब समझ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ धोखे की राजनीति करते हैं, लग्जरी राजनीति करते हैं, उद्योगपति हैं, कॉरपोरेट कल्चर से सरकार चलाते हैं। इनके नेता सोफा कम ट्रैक्टर पे बैठते हैं, सोफा कम ट्रैक्टर, उसमें बढ़िया जूते होते हैं, बिसलेरी की बोतल होती है, बढ़िया सोफा होता है और किसानों के बीच जाते हैं। तो ये उस कारपोरेट कल्चर के सोच को लेके, पाश्चात्य सोच के लेके किसानों की बात करते हैं। अब किसान ज्यादा धोखे में आने वाला इनसे है। और गोपालक। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में ये एक इशू भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने इससे पहले भाजपा की तर्ज पर चलते हुए राम मंदिर के लिए जब चांदी की ईंटें भेजने का ऐलान किया था, तभी इस बात को समझ लिया गया था कि ये पार्टी माइल्ड हिंदुइज़्म से और हार्ड हिंदुइज़्म की तरफ बढ़ रही है। अब इससे पहले बीजेपी को माना जाता था कि वो गाय की रक्षा करने वाली पार्टी है। बीजेपी के लिए कहा जाता था कि उसके नेता गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी इस दिशा में आगे बढ़ गई है। ये हम आपको याद दिला दें कि जिस समय देश में गाय की रक्षा के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून बनाने की पहल की थी, तब इस कांग्रेस के ही केरल इकाई के नेता थे जिन्होंने वहां बीच सड़क पे बछड़ों को काटकर भाजपा पर देश में धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के इस तरीके के रुख को कोई भी भूला नहीं है। जिस समय अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कमलनाथ ने समर्थन में बयान दिया, तब भी लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात की झड़ी लगा दी थी कि किस तरीके से इन लोगों ने, किसी समय इनकी पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया था, राम के अस्तित्व को नकारा था, यहाँ तक कि राम सेतु को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी पेश कर दिया था। तो जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थितियों के बीच में कांग्रेस को गाय को लेकर भी, जो उसका पुराना रुख रहा है, उसको लेकर भी काफ़ी सवालों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं स्टूडियो में, जहाँ इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, कांग्रेस ने भाजपा से क्या एक और इशू को हाईजैक करने की कोशिश की है गाय के जरिए, और अगर ऐसा है तो क्या उसे इसमें सफलता मिलती नजर आ रही है? देखिए रत्नाकर, असल में कांग्रेस ने जो 2018 में किसान कर्ज माफ़ी का जो वादा किया था और जो 25 लोगों ने भी हाल कांग्रेस छोड़ी है, वो लगभग सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के विधानसभा क्षेत्र हैं। ग्वालियर की 2 सीटों को छोड़ दीजिए, मुरैना की 1 सीट को छोड़ दीजिए या गुना की 1 सीट को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी कृषि आधारित है। तो मुझे लगता है कि किसान इस चुनाव के अंदर एक बार फिर फोकस में है। दूसरी बात जो आपने कही है कि क्या ये गौशाला या गाय का मुद्दा जो है कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, तो एक थोड़ी सी मजाक वाली बात हो सकती है। जब जनसंघ की स्थापना हुई थी, जनसंघ ने जब शुरुआती दौर में अपनी राजनीति शुरू की थी, तो वो कुछ ऐसा ही एक नया दल गठित हो रहा था जिसका कोई बहुत आधार नहीं था। कांग्रेस तो पूरे देश में बहुत अच्छा आधार रखने वाली पार्टी है और जिसका आधार अब बिखरा है। पिछले 2 चुनाव के अंदर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 15 साल कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। जो 2000 जो पिछली जो सदी थी उसमें जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसमें हर 10 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई और हर 10 साल बाद जो सरकार बदली वो 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं चली। लेकिन अब ये नई 21वीं सदी में देखिए क्या हुआ, 2003 से 2018 तक 15 साल कांग्रेस बाहर। तो आप इससे अंदाज लगाएं कि कांग्रेस कितनी बिखरी हुई है। हो सकता है कि उस जनसंघ के उस
उभार को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस उन्हीं मुद्दों पे आ रही हो कि शायद उससे ऐसा हो, लेकिन ये संभव नहीं है। कांग्रेस जहाँ भी अभी चुनाव लड़ रही है वहाँ उसका एक वोट बैंक निश्चित तौर पे, चूँकि बीजेपी सामने उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है, तो मुस्लिम वोट बैंक उसका एज इट इज़ बना हुआ है। वो वोट कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को नहीं मिलता है। मैक्सिमम वोट वो जाता है कांग्रेस के खाते में। उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें चल रही, जातिगत समीकरण है, ये है, इसके आधार पे भी कांग्रेस को वोट मिलता है। तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई बहुत अच्छा नेतृत्व नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का जनाधार बना हुआ है। तो उसके कई सारे यही मुख्य कारण है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन चूंकि आपने किसान कर्ज माफ़ी का वादा किया था और वो कर्ज माफ़ी आधी अधूरी थी, इसलिए कांग्रेस एक तरह से फिर से किसानों की तरफ आकर्षित हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जब अगर सत्ता में लौट आए तो पूरा कर्ज माफ़ करेंगे। हालांकि अब इसकी संभावना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस को पूरी 28 सीटें जीतना है और बीजेपी को सरकार में बने रहने के लिए केवल 9 सीटें जीतना है। प्रकाश जी, यहीं से तो एक बड़ी पार्टी के लिए कि दुविधा वाली स्थिति आप नहीं देखते हैं कि आप हाल ही में एक्सपोज हुए हैं कि आपने कर्ज माफ़ी की जो घोषणा की थी, किसान खुद अनादि टीवी की मुहिम जब चली तो उन्होंने खुद, किसानों ने कहा, 90% से ज़्यादा ने कहा कि हमारा कोई कर्ज माफ़ हुआ ही नहीं है, जिनका हुआ उनका आधा अधूरा हुआ है। एक मामले में एक फ्रंट पे एक बहुत बड़े वर्ग के सामने जब आप एक्सपोज हो चुके हैं, तो उसी वर्ग को क्या फिर किसी जो घोषणाएं की गई हैं इनके वचन पत्र में, उनके ज़रिए क्या उस इमेज को ठीक करने की कोई भी सूरत आपको नज़र आती है? देखिए, बहुत मुश्किल काम है रत्नाकर, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में गए, विधानसभा क्षेत्रों में गए जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ पे किसानों से हमने बात की तो कई किसानों के कर्ज माफ़ हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई, कर्ज माफ़ी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में किसानों के कर्ज माफ़ नहीं हुए, बल्कि इस कर्ज माफ़ी के वादे के कारण किसान डिफ़ाल्टर हो गए। बैंकों को उन्हें ब्याज चुकाना पड़ा, मतलब उन्हें दंड ब्याज चुकाना पड़ा। फिर उन्हें खाद बीज की दिक्कत आई, उन्हें डिफ़ाल्टर घोषित होने के कारण फसल बीमा का फ़ायदा नहीं मिला। तो इस तरह की जो तकलीफ है उसमें किसान ये कहते हुए पाए गए कि हमने तो ये मांग की नहीं थी कर्ज माफ़ी की, लेकिन कांग्रेस ने हमसे वादा किया, हमने कांग्रेस को वोट भी दिया और इस उम्मीद में कि हमारा कर्ज माफ़ होगा, हमने बैंक का कर्जा जो हम समय पे चुकाते थे वो हमने नहीं चुकाया और नतीजे में हम डिफ़ाल्टर हो गए। ये किसानों ने खुद बोला है, हमने अपने टीवी की स्क्रीन पे दिखाया भी है। तो मुझे लगता है कि किसान एक बहुत बड़ा इशू है। अब किसान भी समझदार हैं। अब कई सारी परिस्थितियां हैं, दल बदल के कारण सरकार गिरी, दल बदल को लोग कैसे देखते हैं। कर्ज माफ़ी वाला बड़ा इशू था, उस कर्ज माफ़ी के जो भी परिणाम आए वो किस तरह के, कांग्रेस पे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का भरोसा कायम है या नहीं है या टूटा, ये सब चीज़ें हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कांग्रेस ने जिस हिसाब से घोषणाओं का सिलसिला शुरू किया उपचुनावों को लेकर, उसमें एक बड़ी विचित्र सी चीज़ नज़र आती है, वो ये है कि ये पार्टी अपने पिछले जो इसकी घोषणाएं थी 2018 के चुनाव से पहले की, या तो उनमें से ही कुछ चीज़ें निकाल कर दोबारा घोषणा कर रही है, जैसा भी प्रकाश जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि दोबारा अगर सत्ता में आए तो पूरा कर्ज माफ़ कर देंगे, और या फिर जो इश्यूज़ हैं उसके या जो उसके वायदे हैं वो जैसा उन्होंने कहा हमने छत्तीसगढ़ से गोधन योजना का ले लिया, हम गोबर बेचा करेंगे। तो क्या इस पार्टी के पास नए किसी भी मुद्दे का इस कदर अभाव हो चुका है कि उसे इस तरीके की या तो पुरानी घोषणाओं से काम चला रही है या आयतित घोषणाओं पर उसे निर्भर होना पड़ रहा है? रत्नाकर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो गोधन योजना जो है छत्तीसगढ़ की, उससे पहले भी केंद्र सरकार ने एक गौ माता के लिए एक योजना लेके आए थे। उसको कामधेनु, प्रधानमंत्री कामधेनु योजना था उसका नाम, जिसमें गौमूत्र और गोबर के जो भी व्यवसाय करेंगे, स्टार्टअप करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको 60% अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जो 500 रुपये माह तक निकाल सकते हैं वो। तो गौ और गौ माता ये तो चुनाव के पहले भी मुद्दे रहे हैं, 2018 में भी हमने देखा, लोकसभा में भी देखा है। गाय एक ऐसा सॉफ्ट वो निकल के आया है सामने मुद्दा, जिसको लेकर दोनों दल, अब कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। भाजपा का तो शुरू से ही ये मुद्दा रहा है, और कांग्रेस का एक फोकस अब ये है कि जैसे भटनागर जी ने भी बताया कि इस उपचुनाव में 28 सीटों पे जो होने वाले हैं कई मुद्दे काम करेंगे। एक तो दल बदल का है, और कर्ज माफी का जो कांग्रेस का मुख्य मुद्दा था, अब आप वो पूरा नहीं कर पाए हैं, तो एक लालच और देने की कोशिश हुई है कि जो उनका मकसद इसके पीछे है
किसानों को जो 80% किसान, मैं आपको बता दूं, किसान 3 प्रकार के होते हैं पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी हैं, लघु किसान, सीमांत किसान और बड़े किसान। तो 80% लघु और सीमांत किसान हैं, उन पर फोकस किया गया है। सीमांत किसान वो जो 2.5 एकड़ तक के हैं और 5 एकड़ तक के लघु किसान हैं, तो इन पर फोकस कांग्रेस ने करने की कोशिश की गई है ताकि ये गोबर खरीद सकें। जैसा कि छत्तीसगढ़ में 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे। उनका कहना है कि ये प्रधानमंत्री ने जो 6,000 रुपये सालाना देने की कोशिश की है, उसको मध्य प्रदेश सरकार ने 4,000 बढ़ाकर 10,000 कर दिए। तो कांग्रेस का एक मकसद है कि उससे दोगुनी राशि हम दे रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री की योजना है 6,000 की, वो 12,000 एक किसान को इससे आय हो जाएगी, कम से कम 1,500 रुपये उसे हर माह का लाभ होगा यदि वो गोबर बेचता है, 3-4 गाय रखता है कोई भी किसान। तो ये मकसद उन किसानों को पर फोकस करने का है, उन्हें एक और लालच दे करके हम आपके गोबर खरीदेंगे तो आपसे 1,500 रुपये महीना, और प्रधानमंत्री जो आपको स्कीम में दे रहे हैं 6,000, उससे डबल आय आपकी हो जाएगी। तो इससे आपको बाकी के जो गाय पर जो खर्च होता है आपका चारे वगैरह का, तो वो पूर्ति हो सकती है। तो मुझे लगता है कि किसानों को केंद्र में रख के इसलिए किया जा रहा है कि जिन 28 सीटों पर चुनाव होना है वो सब ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। आपको यहाँ भी बताना चाहूँगा मैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस एक मुद्दा लेके आई थी कि हर पंचायत में वो उसको गौशाला बनाना थी, और हमने अपने पैकेज में भी दिखाया रत्नाकर जी कि 1,000 गौशालाएं बन चुकी हैं। हालांकि वो हर पंचायत में बनना थी और पूरे प्रदेश में 23,000 से अधिक पंचायतें हैं, तो वो मुद्दा भी वो पूरा नहीं कर पाई। तो अब उस मुद्दे पे बात नहीं कर सकती, इसलिए नया मुद्दा लेके आई है कांग्रेस, ये पुराने मुद्दों से हटकर। तो गाय पे केंद्रित करके वो एक हिंदू जो वोटर है, जो गाय को, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय को पूजा जाता है, शहरी क्षेत्रों में जरूर हमने देखा है कि गाय आवारा घूमती रहती है, गाँव में भी उन क्षेत्रों में गायों के कारण किसान परेशान है। जहाँ गाय 17 जिले ऐसे कांग्रेस ने खुद चिन्हित किए थे रत्नाकर जी कि जहाँ पे गाय के कारण, मतलब जो आवारा पशु हैं उनके कारण कई किसानों ने खेती करना छोड़ दी थी, लेकिन उनकी समस्या जस के तस है और ये मुद्दा फिर आ गया। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, किसानों को लालच देकर उनसे वोट हासिल करने की कोशिश हो सकती है बस। रत्नाकर, यहाँ एक सवाल मैं ब्रजेश से समझना चाहूँगा। ब्रजेश की पारिवारिक पृष्ठभूमि खेती किसानी से जुड़ी है। जो लोग खेती करते हैं वही मुझे लगता है कि पशु भी पालते हैं, और पशुपालन के पीछे उनका एक जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो लोग गाय भैंस पालते हैं वो अपने लिए खुद खाद जनरेट कर लेते हैं। मुझे लगता है मैंने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर के बड़े बड़े ढेर घरों के सामने लगे रहते हैं जो वो खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्या वो खाद जो खेती में इस्तेमाल करते हैं, अब वो खाद अगर वो गोबर को ये सरकार को बेचते हैं तो क्या खाद फिर सरकार से खरीदेंगे? वो चूँकि नेचुरल है, प्राकृतिक खाद है। तो मैं ब्रजेश से समझना चाहूँगा कि इससे किसान को फायदा होगा या किसान को उल्टा नुकसान हो जाएगा? जी ब्रजेश जी, जैसा कि भटनागर जी बता रहे हैं, मैंने बचपन से ही देखा है रत्नाकर जी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके यहाँ गाय और मवेशी पालतू होते हैं वो एक गड्ढा बड़ा सा खोदते हैं और उसमें गोबर डालते हैं। जितना आपके पहले घर में चूल्हा जलाने के लिए जितनी ज़रूरत होती है उसका कंडे बनाते थे। इसके अलावा पूरा जो गोबर है, कचरा है, गौमूत्र है, जो सब वो गड्ढे में डालते थे। इससे जैविक खाद शुरू से हमारे यहाँ देश में चला आ रहा है। वो जैविक खाद एक समय पे पूरे खेतों में डाला जाता था। उस दौर में यूरिया और डीएपी वगैरह इनकी बहुत कम मात्रा डाली जाती थी। ये बाद में धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता गया। तो आज भी किसान जो है वहाँ पे, किसान जो अपने यहाँ गड्ढा खोदता है और बचा हुआ उसमें डालता है, वो जैविक खाद के तौर पर इस्तेमाल करता आ रहा है उसका। अब यदि सरकार वो गोबर खरीदेगी तो जैसा भटनागर जी ने बताया, तो उसको जैविक खाद, एक तरफ सरकार बढ़ावा देना चाहती है कि जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, तो जो किसान थोड़ा बहुत कर रहा है तो किसान के पास फिर एक लागत और बढ़ जाएगी उसकी कि उसको खरीदना पड़ेगा। 2 रुपये किलो में आप यदि गोबर खरीद रहे हो तो कितने में उसको खाद दोगे? यदि उसको जैविक खाद यदि आप बढ़ावा देना चाहते हो, उत्पादन करना चाहते हो, कहाँ जाएगा वो जैविक खाद? खेतों में ही जाना चाहिए। या तो सरकार उनको एक स्कीम में लाए कि वो मुफ्त में जैविक खाद बना कर देगी, 2 रुपये किलो में लेगी, तो किसानों को ज़्यादा फायदा नजर आएगा इसमें। प्रकाश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। किसानों को लेकर कांग्रेस ने घोषणा की, छोटे किसान, सीमांत किसान और लघु किसान जिनको कहा जाता है, उनको लेकर कांग्रेस ने घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश में, और उसने अपना फोकस कर दिया कांग्रेसों पर। यहाँ से एक सवाल ये उठता है कि पिछले चुनाव में जिन राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी, वो राहुल गांधी इन दिनों कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में प्रदर्शन करते हुए कल वो नज़र आए। उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी रैली की,
ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए, कृषि कानून को लेकर खूब बरसे और किसानों को लेकर चिंता बताई। लेकिन क्या यही राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की योजना का जो हश्र हुआ है उसके बाद राज्य में जब चुनाव प्रचार के लिए अगर आते हैं, या वो प्रियंका वाड्रा के आने की बात चल रही है, तो क्या ये लोग इस स्थिति में होंगे कि पंजाब जैसी आक्रामकता मध्य प्रदेश में भी किसानों के मुद्दे पर दिखा सकें? देखिए, मुझे लगता है कि रत्नाकर ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम देख रहे हैं कि पंजाब या हरियाणा में तो आंदोलन हो रहा है और राहुल गांधी वहाँ सक्रिय भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कोई ऐसा आंदोलन अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरी रही बात कृषि कानूनों की, तो जो कृषि कानून मोदी सरकार ने लागू किए हैं, ये 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने खुद शामिल किया था। वो खुद भी इसी दिशा में आगे बढ़ना चाह रही थी कि किसानों को लाभ के लिए उन्होंने कहा था कि मंडियों से मुक्त करेंगे। सरकार ने कर दिया, नरेंद्र मोदी ने कर दिया। नरेंद्र मोदी भी पिछले 6 सालों में लगभग उन्हीं आर्थिक नीतियों पर चल रहे हैं जो मनमोहन सिंह लागू करना चाहते थे देश में, लेकिन नहीं लागू कर पाए क्योंकि कांग्रेस ने एक बार कम्युनिस्टों के समर्थन से सरकार चलाई तो कई जगह उनके बैरिकेड्स लगे। बाद में भी सोनिया गांधी के जो मूल सलाहकार थे वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, जबकि आज नरेंद्र मोदी जो भी कर रहे हैं या अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जो भी किया था, यानी 1990 में जो अर्थनीति मनमोहन सिंह ने सेट की थी उसी पे केंद्र सरकारें चलती रही हैं लगभग। और मनमोहन सिंह जब बेचारे खुद प्रधानमंत्री बन गए, 10 साल प्रधानमंत्री बने रहे, तो वो उन चीज़ों को लागू नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था। चाहे जीएसटी का इशू भी कांग्रेस की सरकार में ही उठा था, उसे नरेंद्र मोदी ने लागू कर दिया। अब उसे अच्छे तरीके से लागू किया या बुरे तरीके से लागू किया, या इन कृषि कानूनों का क्या असर होगा, किसान को इससे फ़ायदा होगा, किसान को इससे नुकसान होगा, लेकिन दोनों राजनीतिक दलों की सोच तो एक ही थी और उसी सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया। परिणाम हम देखेंगे कि क्या होता है। आज हम जीएसटी के बारे में बात करते हैं, जीएसटी में अभी हाल कोरोना काल के कारण ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन इसके भी जब भविष्य में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब हम ये आकलन करेंगे कि उनकी नीतियों का देश को क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ। आज तो वो जो कर रहे हैं, चूँकि उनके पास अधिकार है, बहुमत है, तो वो जो भी चीज़ें सोच रहे हैं वो कर रहे हैं। और चूँकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था उसमें प्रधानमंत्री जो चाह रहा है वो कर रहे हैं, और विपक्षी दलों का काम है विरोध करना, तो विरोध करें, लेकिन आप उसी चीज़ का विरोध कैसे कर रहे हैं जो आप खुद करना चाहते थे, ये थोड़ा समझ से परे है। जी। चलिए, ये थे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। गाय, गोपालक और गोबर, इनको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में अब टर्निंग मोड़ आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इन्हीं इश्यूज़ को लेकर मध्य प्रदेश के किसानों को एक बार फिर लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। वो चाह रही है कि उस दागदार छवि से बाहर आ सके, जिसके तहत राज्य का किसान ये आरोप लगा रहा है कि उसका, अधिकतर किसानों का आरोप है कि उनका कर्जा कांग्रेस की सरकार में माफ़ नहीं किया गया। कांग्रेस के लिए ये कोशिश बहुत चुनौती से भरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब उस पर हमलावर हो गई है। जैसा कि हमने मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुना, जिनका कहना था कि कांग्रेस को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इन सब के चलते आने वाले दिनों में और रोचक घटनाक्रम दिख सकते हैं, जिनसे हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। तो अब दीजिए आज का कार्यक्रम समाप्त करने का इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।